चलो कल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो गया था, आज इसको खत्म करेंगे और कल से हम लोग सॉलिड स्टेट देखेंगे। तो कहाँ तक हो गया था अपना? बिल्कुल, प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह हो गई थी। प्लेन ऑफ क्या थी? पीओएस। अच्छा हाँ, पीओएस अपना हो चुका था। हमने पीओएस में जो चीजें बताई थी उसको मैं फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। जैसे कि हमने बताया था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री जिस भी कंपाउंड में होगा उसमें क्या होगा, जिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जिस भी कंपाउंड में पीओएस नहीं होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आया? ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी के बेसिस तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी ऑड नंबर में पाई बॉन्ड होते हैं तो आंख मूंद के आपको क्या करना है, इसमें पीओएस बताना है। क्योंकि जब ऑड नंबर में पाई बॉन्ड होते हैं तो मॉलिक्यूल प्लेनर होता है। तो मॉलिक्यूल प्लेनर है और मॉलिक्यूल प्लेनर होने की वजह से इसमें कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल होगा उसमें पीओएस जरूर होगा। तो इस मॉलिक्यूल में पीओएस प्रेजेंट है। अगर इसमें पीओएस है तो क्या है बताइए, ऑप्टिकली क्या बताइए, इनएक्टिव। तो क्या है ये, ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव। समझ आ रही है? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, सुनाई दे रहा है सबको? सुनाई दे रहा है? यस। किसी बच्चे ने इसमें, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बेटा। तो बहुत लैग हो रहा है, आप नेटवर्क चेंज कर लीजिए। अच्छा, नेटवर्क चेंज करना मुझे। अगर इवन नंबर में पाई बॉन्ड है, सबसे पहले हमने ऑड नंबर पाई बॉन्ड के बारे में बताया, अब इसके बाद इवन नंबर पाई बॉन्ड, जैसे सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे सी, चलिए दो ही लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, इवन नंबर में पाई बॉन्ड है। अगर जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने सीएल लिखा, यहाँ भी सीएल लिखा, यहाँ पे मैंने एफ लिखा और यहाँ पे मैंने बी आर लिखा। फिर यही कंपाउंड में यहाँ लिख रहा हूँ सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे मैं बी आर लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं सीएल लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एफ लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, आई लिख रहा हूँ। ये दो कंपाउंड है। अब हमको पता है कि ये इसमें इवन नंबर में पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड सारे एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। जैसे इस तरह से कल बताया था, नेटवर्क बहुत लैग कर रहा था, देखिएगा। तो यहाँ पर जैसे अगर इवन नंबर में पाई बॉन्ड है यानी दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। इस तरह से, जिस तरह से बुक है उस तरह से ये परपेंडिकुलर है। यानी इस वाले में क्या होगा, ये नॉन प्लेनर होगा। ये क्या होगा बताओ, नॉन प्लेनर। क्यों नॉन प्लेनर होगा, क्योंकि इसका प्लेन कुछ और है और इसका प्लेन कुछ और है। तो दोनों नॉन प्लेनर होंगे। नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल में पीओएस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल में पीओएस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है ग्रुप पे। कैसे, अगर मेरे हाथ में जो बुक्स है इसमें मान के चलो कि एक पेन लगा है छत को टच कर रहा है और एक पेन लग रहा है जो ग्राउंड को टच कर रहा है। अगर मैं इसमें बीच से अगर ऐसे नाइफ लेके इसको कट करूं तो अगर ऊपर वाला और नीचे वाला ग्रुप सेम हो जाए तो इसमें पीओएस हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो पीओएस है ही, क्योंकि ये प्लेनर है। ये तो प्लेनर है, इसमें ऑलवेज स्लाइस कट पीओएस होगा। स्लाइस कट का मतलब जिससे ब्रेड कट होता है, जैसे ब्रेड खाते हो सुबह के टाइम, तो उसको जब कट करते हो तो ब्रेड कट तो इसमें है ही, और इसमें ऊपर वाला और नीचे वाला सेम हो गया तो इसमें भी पीओएस हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी कंपाउंड जिसमें इवन नंबर बॉन्ड होगा और उसमें दो ग्रुप अगर सेम है तो उसमें पीओएस पक्का होगा, यानी इस कंपाउंड में पीओएस होगा। और इसमें अगर देखा जाए तो ए और ए सेम नहीं है, ए और ए भी सेम नहीं है, तो इसमें पीओएस नहीं होगा। और इसमें अगर पीओएस नहीं होगा, इसमें अगर पीओएस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। समझ में आया? और क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, समझ आ रहा है? दोनों में इस चीज का ध्यान रखना है कि कहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव और कहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ तक अपना हो गया था। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं
अब इसके आगे हम लोग कायरल सेंटर देखते हैं कि कायरल सेंटर क्या होता है, क्योंकि कायरल सेंटर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आगे इसका एक बार और इसको रिकॉल कराया जाता है जब हम लोग एल्किल हैलाइड को देखते हैं। देखिए कैसे। अब कायरल सेंटर क्या है, जैसे मान लीजिए कि ए वाला कार्बन है और इस कार्बन पे 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ड्यूटेरियम हो गया। तो इसका sp3 कार्बन पर कितने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं? इस sp3 कार्बन पर कितने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है बेटा? 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है। क्यों? क्योंकि एक ड्यूटेरियम है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है और एक क्या है? Br है। तो इसमें कोई पीओएस नहीं होगा, यानी मैं यहाँ लिखूंगा नो पीओएस। इस कंपाउंड में कोई पीओएस नहीं होगा। अगर इस कंपाउंड में कोई पीओएस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर का क्या मतलब है? जब sp3 कार्बन पर 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं कायरल सेंटर। और कायरल सेंटर में जिस कंपाउंड में कायरल सेंटर होता है उस कंपाउंड में कोई भी पीओएस नहीं होता है। तो इसमें कोई भी पीओएस नहीं है। अगर पीओएस नहीं है तो बताइए क्या होगा? अगर पीओएस नहीं है तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव होने का क्या मतलब है? ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए पीपीएल की लाइट है, कोई प्लेन पोलराइज लाइट। पीपीएल लाइट समझ रहे हैं क्या होता है? पीपीएल लाइट जो घर में आपका टार्च होता है, तो टार्च में देख रहे हो बहुत चमकीला बना होता है अंदर, इस टाइप का होता है, ढक्कन के टाइप का होता है जो टार्च चमकीला बना होता है। जब उसमें आप लाइट वो करते हो, बटन को ऑन करते हो, बहुत दूर तक जाता है लाइट, क्योंकि उसमें पीपीएल होता है, वो लाइट प्लेन को पोलराइज कर देता है। इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। तो पीपीएल होता है प्लेन पोलराइज लाइट। ये प्लेन पोलराइज लाइट होता है क्योंकि एक प्लेन से पोलराइज हो रहा है, ठीक है। तो प्लेन पोलराइज लाइट में अगर हम इस प्लेन पोलराइज लाइट को एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में डालें और इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में अगर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, इसमें हम डालते हैं अगर इसको, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है बताइए? यहाँ मैं लिखूंगा ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो इसमें अगर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस डाल रहे हैं तो इस लाइट को रोटेट कर देगा, या तो लेफ्ट में रोटेट करेगा या तो कहाँ रोटेट करेगा? या तो लेफ्ट में या तो कहाँ करेगा बताइए? या तो लेफ्ट में रोटेट करेगा या तो कहाँ पे? राइट में रोटेट करेगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर या तो लेफ्ट में रोटेट करेगा या तो कहाँ रोटेट करेगा? राइट में। अच्छा, अब इसमें एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, क्या होता है? लियो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है क्लॉकवाइज और लियो का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम लोग बोलेंगे लियो रोटेटरी और इसको बोलेंगे हम लोग डेक्स्ट्रो। तो डेक्स्ट्रो इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में घूम रहा है। इसको लियो क्यों बोलेंगे? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो लियो को हम स्मॉल एल से लिखते हैं और डेक्स्ट्रो को किससे लिखते हैं बेटा बताओ? स्मॉल डी से लिखते हैं। इसको नोट करो अच्छे से। तो जैसे जो पीपीएल लाइट है, जो प्लेन पोलराइज लाइट होता है, पीपीएल वाली जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है, ये पीपीएल की लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट जो होता है, अगर हम किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में डाल दें, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेन पोलराइज लाइट है, कहाँ से आया? टार्च से आएगा। हमने टार्च ऐसे दिखा दिया। हमारे पास मान लो कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, 1 लीटर का कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे पास है, 1 लीटर का, और इसमें हम टार्च ऐसे दिखाएं। अगर हम टार्च दिखाते हैं और टार्च दिखाने के बाद लाइट सीधी निकल जाती है, इसका मतलब यह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अगर इस लिक्विड ने उस टार्च को मोड़ दिया, यानी मैं दिखा रहा हूँ बैटरी ऐसे और लाइट इसमें से रिफ्लेक्ट हो किसी दूसरे साइड चली जाए, इसका मतलब यह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। आ गया समझ में? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिक्विड होना चाहिए। पहली बात तो लिक्विड तो होता है ये सारा, ये लिक्विड हो, मतलब उसको अगर गैस हो तो उसको प्रेशराइज करके लिक्विड आपको बनाना पड़ेगा। तो मान लो ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इसमें हम टार्च दिखा रहे हैं, अगर लाइट सीधी चली जाए इसका मतलब क्या हुआ? लाइट सीधी चली जाए इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्योंकि उसको इनएक्टिव का मतलब जैसे तुम हो, तुम्हारे अगल बगल में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है, चलो होने दो जो हो रहा है, तुम इनएक्टिव हो। अगर एक्टिव रहोगे तो कुछ उल्टा सीधा काम नहीं होने दोगे। तो इसलिए जब इसमें इनएक्टिव, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो लाइट के प्लेन को क्या करेगा? घुमा देगा। चाहे इधर घुमाए चाहे इधर घुमाए, मतलब चाहे क्लॉकवाइज घुमाएगा चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। जैसे ऐसे दिखाओगे तो इधर ऐसे घुमा देगा, इधर दिखाओगे तो ऐसे घुमा देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बताइए? कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। आया समझ में? इसको नोट सब करो पीपीएल फटाफट। मतलब? पीपीएल मतलब बेटा प्लेन पोलराइज लाइट, यानी ऐसी लाइट जो सीधी रेखा में चल रही हो।
सीधी रेखा, रेखा मतलब लाइन, ठीक है। जो एक प्लेन लाइट मतलब एक लीनियर मोशन हो लाइट का, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। जैसे मान लो आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे टार्च होती है ना, टार्च, और ये वाली टार्च, एवरेडी वाली टार्च, मोबाइल का टार्च नहीं, एवरेडी का टार्च को मारते हो तो सीधे जाती है कि लाइट जाती है, तो उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, क्योंकि उसको चलने का एक रूल होता है, रेंडम मोशन ना हो लाइट को। लाइट का जो मोशन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट होता है। तो प्लेन पोलराइज लाइट, एक प्लेन से पोलराइज कराएंगे तभी हम लाइट। अब कैसे बनाते हैं प्लेन पोलराइज लाइट? एक प्लेन लेते हैं जो बहुत ही स्मूथ होता है, उस पर लाइट दिखाते हैं तो वहां से रिफ्लेक्शन करके सही डायरेक्शन में आता है, तो वहां से हम प्लेन पोलराइज लाइट को बनाते हैं। आ गया समझ में? तो प्लेन पोलराइज लाइट को इस तरह से हम लोग बनाते हैं। आ गया? चलिए, अब इस तरह से हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट को देखते हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें अब देखा जाए तो हम लोगों ने यहाँ पे दो चीजें अभी सीखी हैं। क्या क्या सीखी हैं? कि जो कायरल कंपाउंड होते हैं उसमें कोई पीओएस नहीं होता है, और हम लोगों ने ये सीखा कि कोई भी प्लेन पोलराइज लाइट हो, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, ऐसे समझो कि बैटरी से इसको बना सकते हो, खुद घर पे बना सकते हो, किसी भी लाइट को प्लेन पोलराइज बना सकते हो। जैसे लैंप घर में जल रहा है, मान लो मतलब कोई भी एक लाइट जल रही हो CFL, तो उसके नीचे अच्छे घर में जो खाना खाते हैं थाली, उसको रख दो तो उसमें भी तो रिफ्लेक्शन होकर सीधा हो सकता है प्लेन, लेकिन प्लेन बिल्कुल रखना चाहिए। तो उस तरह से PPL लाइट आप बना सकते हो। उस PPL लाइट को, जो PPL लाइट बन रही है उसको किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से आप पास करा दो, तो जो ही पास कराओगे तो या तो वो क्लॉकवाइज में घूमेगी या तो कहाँ घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज में। अगर वो क्लॉकवाइज में घूमती है तो डेक्स्ट्रो क्या होती है, डेक्स्ट्रो का मतलब क्लॉकवाइज, क्या होता है, क्लॉकवाइज, और लियो का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आ गया समझ में? ये दो चीजें हैं, इसको लिख लो। एक होता है कैपिटल डी, सॉरी स्मॉल डी, और एक होता है बताइए क्या, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी स्मॉल डी में कोई रिलेशन नहीं होता है, डेक्स्ट्रो वाला डी है। अभी एक आगे चल के कैपिटल डी भी पढ़ोगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो अच्छे से। यस, तुम लोग बोलते हो नोट करने का हम टाइम नहीं देते, हम बिल्कुल टाइम देंगे, आराम से नोट करो, जब तक बोलोगे नहीं तब नहीं। हाँ, उस मेडिकल में बच्चे का नोट करने का टाइम नहीं देते हैं। चलो अब, हाँ, जब नोट हो जाए तो बोल दिया करो, तुम लोग मैसेज कर दिया करो नोट हो गया। फिर मैं, हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा अपना वो नेटवर्क सही करो आप। मेरा तो सही है इधर, यस मेरा तो सही है, ठीक है। चलो, तो हो गया सबका एक। तो कैसे कैसे हुआ है पता चला। चलो देवांश थोड़ा बता दो, हमें 1 मिनट लगेगा। यस फटाफट बोलो देवांश, देवांश बोलो, देवांश। इसको मिटाते हैं हम लोग। सर हाँ बोलो। सर वो एंटी क्लॉकवाइज लीव वगैरह वो सब एक बार बता दीजिए सर, आपकी आवाज अच्छा, कट। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बेटा ये कि जैसे मान लो इस लाइट, ये लाइट किधर देख रहा है, इधर ही तो देख रहा है, तो ऐसे तो एंटी क्लॉकवाइज ही चलता है ना घड़ी, जो घड़ी होता है सुई वाला, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होता है। और जब ऐसे चलता है क्या होता है, क्लॉकवाइज। देखो ये ऐसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज है, और ये ऐसे चल रहा है क्या बताइए, क्लॉकवाइज। ये ऐसे चल रहा है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे चल रहा है इसलिए क्लॉकवाइज। ऐसा समझ में? घड़ी के चलने का डायरेक्शन है ना, समझ में? क्या ये वाला गलत है क्या? हाँ, अच्छा ठीक है। ये क्लॉकवाइज है बेटा, और ये क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह से होता, बना लेना। चलो ठीक है, ऐसे ही।
एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज और ये क्या है क्लॉकवाइज। एक क्लॉक है और ये क्या बताइए एंटी। समझ में आ रही है? जो घड़ी होती है ना ऐसे क्लॉकवाइज में चलती है और ऐसे क्या चलेगी क्या हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। आ गया समझ में? या समझ में आया? चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आज और कल में भी कल भी आधा घंटे तक ये चलेगा क्योंकि तुम्हारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें हमको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब बताना पड़ेगा। चलिए तो इस तरह से अब तुमको फाइंड करना है हाउ मेनी कायरल सेंटर। फाइंड करना हाउ मेनी कायरल सेंटर। चलिए अब इसमें आपको कायरल सेंटर बताना है कि इसमें कितने कायरल सेंटर होंगे। चलिए लिखो फाइंड फाइंड नंबर ऑफ कायरल सेंटर। फटाफट कायरल सेंटर फाइंड कीजिए। फाइंड नंबर ऑफ कायरल सेंटर। फाइंड नंबर ऑफ कायरल सेंटर। चलो फटाफट लिख के इसको कमेंट कीजिए फटाफट बताइए। चलो टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर हम बता रहे हैं आपको। चलिए तो टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर सबसे पहले देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं sp3 कार्बन देखते हैं। तो यहाँ पर ए वाला कार्बन sp3 है और यहाँ पे देखेंगे तो ए वाला CH3 है। यहाँ पे Cl और यहाँ पर क्या बताइए हाइड्रोजन है। यहाँ पर एक स्टार बना दीजिए क्योंकि यहाँ पर एक कायरल सेंटर है। कैसे पता चला? एक हमारे पास CH3 है एक Cl है एक हाइड्रोजन है। तीन डिफरेंट हो गए और एक कितना बड़ा ग्रुप। ठीक है नहीं समझे? एक CH3 एक Cl एक हाइड्रोजन और एक कितना बड़ा ग्रुप एक कायरल सेंटर हो गया। दूसरे कायरल सेंटर में हमारा है तो यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक Cl है एक हाइड्रोजन है और इधर इतना बड़ा ग्रुप है और इधर इतना बड़ा ग्रुप है। तो दो कायरल सेंटर हो गए। फिर यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ भी कितना कायरल सेंटर हो गया तीन। यहाँ पे आ रहे हैं कितने कायरल सेंटर हो गए चार कायरल सेंटर इसमें हो गया। फिर इसमें आते हैं तो यहाँ पर कितने कायरल सेंटर हैं एक यहाँ पे है नहीं है यहाँ क्योंकि यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी क्या है CH3। तो यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है। एक कायरल सेंटर यहाँ है और एक कायरल सेंटर यहाँ और एक कायरल सेंटर कहाँ है यहाँ पे दो कायरल सेंटर हो। क्यों यहाँ पर है? क्योंकि यहाँ पर एक CH3 है और यहाँ पर इतना बड़ा ग्रुप है और एक इधर दूसरा टाइप का ग्रुप है। फिर इधर देखो तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई कायरल सेंटर नहीं है लेकिन यहाँ पर कायरल सेंटर है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर कायरल सेंटर है। तो इस तरह से इधर दो कायरल सेंटर है इधर एक कायरल सेंटर है उधर कितने कायरल सेंटर है चार कायरल सेंटर है। सर लास्ट वाले में एक ही है ना? हाँ लास्ट वाले में बेटा एक ही है ना। ये कायरल सेंटर नहीं सिर्फ एक ही है ये वाला। क्योंकि ये वाला CH3 और ये वाला CH3 सेम है ना। ये CH3 और ये CH3 दोनों तो सेम हो गए ना। तो कायरल सेंटर नहीं है। एक क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ घर पे जाके करना अच्छे से। देखो कर पाते हो कि नहीं शायद कर लोगे शायद कर लोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सॉरी इधर 5 मेंबर रिंग में बना रहा हूँ बेटा ऐसे।
5 नंबरिंग ऐसे बनती है ना। क्या इसमें बताना आपको हाउ मेनी कायरल सेंटर, इसमें कितने कायरल सेंटर है बताने। ठीक है, इसमें बताने हाउ मेनी कायरल सेंटर, ये घर पे करना है आपको क्वेश्चन। ठीक है, नहीं आएगा तो हमसे पूछना, जब डिस्कस करने आएंगे ऑफलाइन क्लास में तो उसमें पूछ सकते हो आप। ठीक है, इसमें करना है, खुद करना है, मैं नहीं बताऊंगा, दिमाग लगाओ और बताओ। ये वाले 6 मेंबर के 2 रिंग बना लेना, फिर ये 5 मेंबर के 2 रिंग बना लेना। इधर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग। अब इसमें कितने कायरल सेंटर है आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है बहुत पहले का। ठीक है, सोच समझ के बताना है, जल्दी जल्दी भी नहीं, सोच के आराम से बताना। 2-3 दिन का टाइम है, संडे को पूछेंगे। चलिए, अब इसके बाद दूसरी चीज है हमारे पास, जैसे इसके बाद आरएस कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कायरल सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन, ऑप्टिकल काउंट करने के लिए स्टीरियोजेनिक सेंटर से क्वेश्चन आएंगे। तो हेडिंग डालिए स्टीरियोजेनिक सेंटर, एसजीसी, स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, एसजीसी, स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, एसजीसी। अब स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है? स्टीरियोजेनिक सेंटर में कुछ फार्मूले मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर 2 टाइप के एसजीसी के फार्मूले को हम 2 टाइप में डिवाइड करेंगे। जैसे मैं यहाँ एसजीसी लिख रहा हूँ और एसजीसी के फार्मूले को 2 टाइप में डिवाइड कर रहा हूँ। किसमें किसमें देखिए, एक अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सॉरी पहले तो अनसिमेट्रिकल लेते हैं। अनसिमेट्रिकल, अगर अनसिमेट्रिकल है तो फार्मूला ऑलवेज 2 के पावर n लगेगा। अनसिमेट्रिकल है तो 2 के पावर n लगेगा। एक किसका फार्मूला है? टोटल आइसोमर का, टोटल आइसोमर। अब यहाँ पर अनसिमेट्रिकल के लिए है, अगर सिमेट्रिकल हो गया, अगर सिमेट्रिकल हो गया तो सिमेट्रिकल में कौन कौन से फार्मूले लगेंगे बताइए? सिमेट्रिकल में कौन कौन से फार्मूले लगेंगे? सिमेट्रिकल में कौन कौन से फार्मूले लगेंगे? देखो ये वाले फार्मूले लगेंगे, कौन कौन से? 2 पे पावर n-1 प्लस 2 पे पावर n/2 -1, एक फार्मूला है। टोटल आइसोमर है, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, टोटल आइसोमर, टोटल आइसोमर। अच्छा, अभी मैं और आगे बता रहा हूँ। और एक फार्मूला और होता है 2 पे पावर -1 प्लस 2 पे पावर n-1/2। अब बात आती है कौन वाला ऑड वाला है और टोटल आइसोमर का ये भी फार्मूला है। बात आती है कौन कहाँ लगेगा, ये बताइए। बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, परेशान नहीं रहे। 2 फार्मूले हैं, ठीक है। एक फार्मूला तो ये आपका अनसिमेट्रिकल वाला 2 टू द पावर n, सिमेट्रिकल में 2 फार्मूले हैं, एक ये वाला और एक वाला। बात आती है कि कहाँ ए वाला लगेगा और कहाँ पर ए वाला लगेगा। ए वाला कब लगेगा? इफ n इज, बताइए क्या? इवन नंबर, इवन नंबर। और यहाँ पर क्या लगेगा? इफ n इज ऑड नंबर। अब बता दें सर यही नहीं याद हो पाएगा, बिल्कुल याद होगा। मैं कैसे होगा मैं बता, अगर मान के चलिए आपने यहाँ ऑर्डर रख दिया तो 3/2 हो जाएगा, और 3/2 में से 1 घटाओगे तो 1/2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √2। तो क्या √2 आइसोमर होते हैं क्या? नहीं। जब भी आइसोमर होगा तो 1 होगा या 3 होगा या 2 होगा या 5 होगा 4 होगा, मतलब नंबर होगा ना। एक ऐसे पढ़े हो कहीं 1.2 आइसोमर, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। और इस फार्मूले को आप ऐसे याद करोगे कि जब ऑड नंबर में से एक नंबर घटा दोगे तो इवन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 7 एक ऑड नंबर है, उसमें से एक आपने घटा दिया, क्या हो जाएगा? 6, और 6/2 करोगे तो क्या आ जाएगा? इवन नंबर आ जाएगा। इसका मतलब ऑड नंबर जब रहेगा तो n में से एक घटा के 2 से डिवाइड करोगे। अगर इवन नंबर है तो पहले उसमें डिवाइड करने के बाद एक घटाओगे। दोनों में फर्क है, आ गया समझ में? और यहाँ पर ये क्या है? 2 टू दी, एक क्या है? 2 चीज देखिए मैं बता रहा हूँ। ये है बेटा ऑप्टिकल आइसोमर, ये है मीजो। क्या टोटल मीजो है? क्या बताइए? अभी मैं बताऊंगा मीजो, MESO, और ये ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर।
अब बात आती है मीजो क्या होता है, और यहाँ पर यही कहानी यहाँ भी लगेगी, इसके नीचे ऐसे भी कर लेना। मतलब जो लेफ्ट वाला है वो ऑप्टिकल आइसोमर है, और मीजो कितने हैं 2⁻n−1/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई, ठीक है। अब बात आती है सर मीजो क्या होता है, और मैं समझा नहीं कुछ, बिल्कुल समझने की अभी जरूरत भी नहीं है, अभी प्रैक्टिस करोगे तब समझ जाओगे। मैं फार्मूले को भी लिखवा रहा हूँ, मैं फार्मूला लिखते ही थोड़ी ना समझ में आ जाएगा, पहले फार्मूला लिखें। हमको पता है अनसिमेट्रिकल के लिए 2⁻n होता है टोटल आइसोमर, अगर सिमेट्रिकल है तो टोटल आइसोमर का फार्मूला 2⁻n−1 + 2 × n/2 - 1 इफ n इज इवन नंबर, और ऑप्टिकल आइसोमर का फार्मूला 2⁻n−1 + 2 × n−1/2 इफ n इज ऑड नंबर। अगर n की वैल्यू क्या है, ऑड नंबर है, तो इस तरह से फार्मूला लगेगा। तो ये कैसे कैसे लगेगा, उसका क्या कंडीशन है, ये मीजो क्या है, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, सब कुछ समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा रखेंगे हम लोग। एस एन की वैल्यू, एन क्या है सर, तो एन है टोटल एसजीसी। एन बराबर क्या है, एसजीसी सेंटर, एसजीसी सेंटर, समझ में आ रही बात, मतलब कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। एन क्या है, एसजीसी सेंटर। एन क्या है यहाँ पर एन है एसजीसी सेंटर, एसजीसी सेंटर स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर वह सेंटर होता है जहां से आइसोमेरिज्म शो होता है। जैसे आपसे मैं पूछूं कि बैंक क्या है, तो बैंक स्टीरियोजेनिक सेंटर है जहां से पैसे निकलते हैं, समझ में आई बात। तो ये एन क्या है, एन वो है जहां से क्या होते हैं बताइए, आइसोमेरिज्म शो होते हैं, वो सारे के सारे या नहीं तो हैं, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए। बोलिए आगे क्या है, एसजीसी सेंटर। सर एसजीसी सेंटर की डेफिनेशन क्या बोली आप? स्टीरियोजेनिक सेंटर, एसजीसी सेंटर होता है टोटल नंबर ऑफ, है ना, टोटल नंबर ऑफ सेंटर जहां से स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं, जितने आइसोमर्स हो सकते हैं, चाहे ज्योमेट्रिकल हो चाहे ऑप्टिकल हो। टोटल नंबर ऑफ, है ना, सेंटर विच कैन शो, बताइए क्या, आइसोमर। टोटल नंबर ऑफ सेंटर विच कैन शो आइसोमर। एन का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सेंटर जहां से आइसोमरिज्म शो हो सकती है। तो पहले एसजीसी निकालना हम लोग सीखेंगे, उसके बाद इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। बहुत आसान है फार्मूला है, बिलीव करो, बहुत ही आसान है फार्मूला। अभी तुमको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलोगे ही नहीं कि n/2 कहाँ आएगा, n-1 कहाँ आएगा। ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, तुमको खुद पता चल जाएगा। जब n/2 लगाओगे तो ऑड नंबर रहेगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तुरंत ये लगा देना, पता चल जाएगा तुरंत। उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं रहना है। चलिए मैं बता रहा हूँ दूसरी चीज, यस, दूसरी चीज मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर देखिए। जैसे कि मैं बोलूंगा हमारे पास CH3 है, और यहाँ पर हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH है, और यहाँ पर मैं बोलूंगा हमारे पास CH3 है, और हमारे पास C2H5 है, और हमारे पास Br है इसका। तो इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हुए, स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब वो सारे सेंटर जहाँ से GI और OI हो सकते हैं। जैसे एक तो सेंटर है जहाँ से GI हो सकता है, और एक सेंटर है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, यहाँ से OI हो सकता है, कायरल सेंटर। कितना क्या है, कायरल सेंटर। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 2 हो जाएगी, क्योंकि दो जगह से आइसोमेरिज्म हो सकता है, चाहे GI हो चाहे क्या हो, OI। अब देखो, अब बताइए सर यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, तो बेटा ये क्या आपको दिख रहा है, काटने पर दो पार्ट बराबर हो जाएंगे, नहीं। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, बीच से कट करो, दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, और दोनों इक्वल हो जाए। किसी भी चीज को कट करोगे तो दो पार्ट में तो डिवाइड होगा ही, क्या वो बराबर होना जरूरी है, तभी तो सिमेट्रिकल होगा। यानी किसी भी चीज में सिमेट्री का पता लगाना हो, उसको बीच से कट कर दो, अगर दोनों साइड बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल। तो क्या ये सिमेट्रिकल है, नहीं, कहीं से भी काट दो सिमेट्रिकल नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा बताओ, 2⁻n। 2⁻n का मतलब 2⁻2, यानी क्या आएगा आंसर, यानी इसके 4 आइसोमर बनेंगे। कैसे कैसे मैं आपको बताऊं, देखिए 4 आइसोमर कैसे बनेंगे। देखिए इसके 2 आइसोमर बनेंगे, एक डी बनेगा और एक क्या बनेगा, एल। या तो डेक्स्ट्रो बनेगा या तो क्या बनेगा, लियो। और इसके 2 आइसोमर बनेंगे, क्या चाहिए, या तो सिस बनेगा या तो ट्रांस, या तो EZ बनेगा, यहाँ सिस ट्रांस होने का चांस नहीं, या तो ई बनेगा या तो क्या बनेगा, जेड। यहाँ चाहे डी बनेगा चाहे एल। तो ऐसे होगा, ED हो जाएगा एक बार, और एक बार हो जाएगा EL,
हो जाएगा ना, और एक बार हो जाएगा ZD, और एक बार क्या हो जाएगा ZL। 4 बनेंगे नहीं बने, 4 ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, तो इससे बनाना टफ है। अभी तो 4 ही है, जब 15-16 बनने लगते नहीं बन पाते, कोई न कोई भूल जाता है, इसलिए हमेशा फार्मूले से बनाना है आपने। लिख लो इसको, बहुत यही SGC है। इसको आराम से लिख लो। अभी ऑप्टिकल आइसोमर इसलिए मैंने DL लिख दिया है, और जब मेट्रिकल आइसोमरिज्म में या तो E होगा या तो क्या होगा Z, इसलिए मैंने यहाँ EZ लिख दिया बेटा। समझ में आया? किसी बच्चे ने मैसेज किया है, क्या मैसेज है भाई इनका? चलो तो हर जगह ये फार्मूला लगाना है 2 पे पावर n, कोई भी हो। टोटल नंबर अब स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाएंगे। स्टीरियोजेनिक सेंटर में है ना, लेकिन ये फार्मूला की लिमिटेशन है कुछ, ये नहीं कि हर जगह लगा दो। जब 6 ट्रांस बनेंगे एक तब लगेगा ये, तो चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे। तो इसमें जैसे इस वाले केस में फार्मूला वैलिड नहीं है। इस वाले केस में जैसे मान लो C है, और इधर Cl है, इधर Br है, इधर आयोडीन है, और इधर क्या है क्लोरीन। तो इस केस में 6 आइसोमर टोटल बनते हैं, 6 आइसोमर। तो इस केस में फार्मूला नहीं लगेगा। ये नहीं कि सर स्टीरियोजेनिक सेंटर एक है तो 2 आइसोमर बनेंगे, 2 बनेंगे, लेकिन एक आयोडीन को पहले फिक्स करके चारों को बदलोगे 3 बनेंगे, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना तब 6 आएंगे। तो ये इसमें फार्मूला नहीं लगेगा जब चारों बराबर हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। एक बार अगर इसको अटेंड किए आप तभी कर पाएंगे, इसीलिए इसको मैंने क्वेश्चन में कॉपी में कराए हैं। एक बार अगर इसको किए हो तभी कर पाओगे, नहीं तो कर नहीं पाओगे। समझ में आया? हाँ, बाई डिफॉल्ट सही हो गया तो बात अलग है किसी तरह से, लेकिन भूल जाओगे बनाते बनाते, इसलिए मैंने इसको बनवाया, प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें कैसे बनेंगे ये बता दिया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो फार्मूले पे हो, ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, और ऐसे पूछे जाते हैं तो आप गलत करते हो टेस्ट में, फिर उससे सीखते हो, तब आगे गलती नहीं होती है। आ गया समझ में? चलिए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग करेंगे मिटाएंगे। क्या करेंगे? मिटाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे हो गए। अब मैं दूसरा ले रहा हूँ, आपको इसमें बताना है सारे लोगों को। चलिए बताइए कितने आइसोमर बनेंगे। चलो भाई बेटा बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान है बहुत ज्यादा, टफ नहीं है, पता है कि नहीं? फटाफट बताओ कितने आइसोमर बनेंगे। अब स्टीरियोजेनिक सेंटर देखो, यहाँ से GI हो सकता है, एक तो ये हुआ, यहाँ से हो सकता है एक ये हुआ, ये तो दोनों GI वाले हो गए, नहीं हुए। और यहाँ से स्टार बनाओ, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म यहाँ से शो करेगा, और यहाँ से भी क्या शो करेगा, करेगा ना। तो यहाँ से भी ऑप्टिकल, अब देखो टोटल SGC कितने हो तो गए पहले वाले से स्टीरियोजेनिक। नहीं करेगा ना? क्यों पहले वाले से नहीं करेगा बेटा? यहाँ से बताओ तुम्हें क्यों नहीं करेगा, नहीं रीजन सर, बताओ। ऑप्टिकल वाला। ये वाला नहीं करेगा, ऑप्टिकल नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हो? सर दो साइड पे तो सेम लग रहा है। कहाँ सेम है बेटा? इधर Cl है, इधर Cl है ही नहीं, इधर Cl है, सर इधर कायरल Cl है ही सेंटर नहीं। देखते हैं ना। तो कायरल सेंटर ये वाला देखेंगे ना, तब एक CH3 है, एक हाइड्रोजन, इधर इतना बड़ा ग्रुप और इधर इतना बड़ा ग्रुप। अच्छा हाँ सर ठीक। तो यहाँ भी और यहाँ भी कितने कायरल सेंटर है? एक, 2 कायरल सेंटर और 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है। टोटल कितने हैं SGC? SGC कितने हैं बताइए? 2 + 2, 2 GI के और 2 Y के। ये 2 कहाँ से आए हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाले। 2 कहाँ से आए हैं? ऑप्टिकल आइसोमर वाले। कितने हो गए? सर 16 4। बनेंगे। 4 तो 2 पे पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? कितना? 16। तो 3 बनेंगे।
समझ में आया? तो 16 तो बना नहीं पाते तुम, समझ में आया? इसीलिए मैं बोला हूँ कि इस फार्मूले को याद करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर ई जेड 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 डी करते रहो दिन भर, बनेगा ही नहीं। 16 में से एक आध दो भूल जाओगे, 14-15 बनाते रहोगे, उसको कहोगे नहीं बनेगा। ठीक है, स्टीरियोजेनिक सेंटर से देख के, लेकिन ये फार्मूले का लिमिटेशन है, वहां पे नहीं लगेगा जहां भी मैं बताया हूँ, तो वहां पे नहीं लगता है फार्मूला, लिमिटेशन है इसमें, ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कहाँ लगेगा। मिनिमम ये फार्मूला वहां लगता है जहां मिनिमम 2 कायरल सेंटर हो। मिनिमम कितने कायरल सेंटर हो? 2। एक में रहेगा तो एक को देख के बता दो डीएल या इजेड, यानी 2 से ज्यादा जब कायरल सेंटर रहेंगे तभी इस फार्मूले को आप लगाओगे, नहीं तो इस फार्मूले को नहीं लगा, इसके लिमिटेशन है। चलिए एक तो देख के बता देंगे हम। चलिए दूसरा क्वेश्चन लीजिए, एक आसान है। इसको आप OH इधर कर लो और यहाँ पर आप OH कर लो। ये किसका स्ट्रक्चर है, कौन बताएगा बेटा, कौन बताएगा किसका स्ट्रक्चर है? ये किसका स्ट्रक्चर है? ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अभी आगे पढ़ोगे क्लास 12 में ही है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ भी कायरल सेंटर है, यहाँ भी कायरल सेंटर है, यहाँ भी कायरल सेंटर है, यहाँ भी कायरल। इसमें कौन सा मतलब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा बताओ? कौन सा फार्मूला लगेगा बेटा बताओ? कौन सा फार्मूला लगेगा भाई? इस वाले में कौन सा फार्मूला लगेगा देवांग? इसमें कौन सा फार्मूला लगाओगे? अनसिमेट्रिकल वाला। अनसिमेट्रिकल वाला, हाँ बिल्कुल सही जवाब। अनसिमेट्रिकल क्योंकि सिमेट्रिकल है ही नहीं कहीं से, इधर CH2 है तो इधर CH2 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 2 पे पावर 4 का मतलब कितना? 16 आइसोमर से बनेंगे, 16 आइसोमर बनेंगे। कितने आइसोमर बनेंगे? 16। आया समझ में? अब देखो, अब मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे कैसे होगा। अब थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम में हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा टफ लेंगे। जैसे मान लीजिए हम इसको लेते हैं, हमारे पास COH है और हमारे पास क्या है? COH। यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर क्या बताइए? H। समझ में आया? अब हम लोग इस वाले कंपाउंड में आते हैं और देखते हैं कितने कायरल सेंटर है। तो हम इस पर मूव किए तो हम देख रहे हैं इधर COH है, इधर OH, इधर H, इधर इतना बड़ा ग्रुप, इसमें कायरल है, नहीं कायरल है? अरे कायरल नहीं है। और इसमें आएंगे तो ये भी कायरल है, 2 कायरल सेंटर है इसमें, लेकिन ये सिमेट्रिकल है। कैसे पता चला सिमेट्रिकल है? जैसा ऊपर है वैसा कहाँ है? नीचे। तो इसमें देख रहे हो तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, COS। क्या बताओ? प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब इसको अगर तलवार से कट करोगे बीच से कट हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा इसमें बताइए? COS। क्या हो जाएगा? COS का मतलब क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें हो जाएगा आपका POS यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर इसमें POS हो गया और तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा बताओ? N की वैल्यू SGC कितनी है इसमें? SGC इसमें 2 है बेटा। अच्छा अब एक चीज बताओ, कौन सा फार्मूला लगाओगे इसमें? अनसिमेट्रिकल वाला फार्मूला लगाओगे कि सिमेट्रिकल वाला? अनसिमेट्रिकल की सिमेट्रिकल? इसमें लगेगा सिमेट्रिकल वाला फार्मूला, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल है ना बेटा। बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जा रही है, ऊपर जैसा वैसा नीचे, इसमें POS आ जा रहा है तो ये सिमेट्रिकल है अलोंग दिस एक्सिस। इसीलिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? इसमें फार्मूला लगेगा 2 पे पावर n - 1 प्लस 2 पे पावर, कौन सा फार्मूला लगेगा? n/2 - 1। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं सर मैं इसको नहीं मानता हूँ, मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा, चलो अभी उसको भी लेते हैं। सबसे पहले इस बच्चे का फार्मूला लगा लें। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 पे पावर कितनी हो जाएंगे बताइए? 2 - 1 आएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 2
और यहाँ पर आ जाएगा 2/2 माइनस 1। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3। 2 पे पावर 1 कितना होता है, 2, और 2 पे पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। समझ में आया? 2 पे पावर 0 को अगर 0 तुम समझ रहे हो तो गलती तुम्हारी है, हमारी नहीं। तो इसमें कितने हो जाएंगे बताइए आइसोमर, 3 आइसोमर होंगे। कितने होंगे, 3। अब बताइए सर 3 होंगे, ठीक है मैं समझ गया कि चलिए 3 होंगे, तो 3 कौन कौन से होंगे, बना के दिखा दो। 3 कौन कौन से होंगे हमें बना के दिखा दो। ठीक है, बना रहे हैं अभी। ठीक है, पहले इसको नोट करो। अब कोई बच्चा जो वो वाला बच्चा था, कौन की टोटल आइसोमर है, क्या बताइए, टोटल आइसोमर। अब ये वाला फार्मूला लीजिए, जो ये बच्चा था, एक बच्चा जो था वो ये कह रहा था क्या कि ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे, 2 पे पावर n माइनस 1/2। भाई ये वाला फार्मूला तू लगाएगा, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, यानी √2 आएगा, √2 + 2, तो ये तो हो जाएगा 3 1 3.14 आ जाएगा। 3.14 आइसोमर होता है क्या कहीं पे, नहीं, इसलिए फार्मूला नहीं लगेगा। पता चल गया कब का लगाना है क्या। तो इवन ऑड में रटने की जरूरत नहीं है, देख के आप पता लगा सकते हो। ठीक है, इसके 3 आइसोमर बन गए। इसका मतलब अच्छा, जब बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और इस तरह का कंपाउंड हो, 2 कायरल सेंटर हो या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर हो और बीच में एक प्लेन मिलता हो, तो इस कंपाउंड को मीजो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड, MES को क्या बोलते हैं बेटा, मीजो। समझ गए मीजो क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं और बीच में POS आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड। तो बात आती है सर इसमें मीजो कितने होंगे, तो मीजो कितना होगा, मीजो ये था, ये मीजो था और ये क्या था, ऑप्टिकल एक्सिस था। समझ में आ रही बात, ये टफ है निकालना, इसलिए तो फार्मूला बन गया रेडीमेड। इसमें मीजो कितने आएंगे, 1, और ऑप्टिकली एक्टिव कितने आएंगे, 2, और मीजो तो खुद ही है और ऑप्टिकली एक्टिव में बना के दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये मीजो कंपाउंड तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ना, क्यों, क्योंकि इसमें कायरल सेंटर होते हुए भी POS है। जिस भी कंपाउंड में POS होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ना, तो ऑल मीजो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, वही तो मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखूंगा मैं ऑल मीजो कंपाउंड आर, ऑल मीजो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, सॉरी एक्टिव लिख दिया मैंने, सॉरी, पहले मैं ऐसा नहीं था, सही लिखता था हमेशा, लेकिन तुम लोग गलती करते करते हम भी गलती करने लगे। ऑल मीजो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑल मीजो कंपाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव। आ गया समझ में। तो यहाँ पर नोट लगा के लिखेंगे, कहीं भी अगर 2 कायरल सेंटर है, कहीं भी कितने कायरल सेंटर हैं, अगर 2 कायरल सेंटर हैं तो बताओ क्या होगा, कहीं भी 2 कायरल सेंटर हैं तो कंपाउंड क्या होगा बताइए, कहीं भी अगर 2 कायरल सेंटर हैं तो क्या होगा, 2 कायरल सेंटर हैं, पढ़ो तुम लोग पढ़ो, अगर 2 कायरल सेंटर हैं तो क्या होगा, 2 कायरल सेंटर अगर कहीं भी हैं तो 2 कायरल सेंटर हैं और POS है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, 3। कितने होंगे बताइए, 3 होंगे। आया समझ में। अच्छा चलिए, हो गया ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन लीजिए। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से सुनना, अब ये बात आती है इसमें तो कायरल सेंटर है फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों, क्योंकि अगर मान लो ये डेक्स्ट्रो घुमाएगा तो ये लियो घुमा देगा। जितना ये सोल्यूशन के अंदर की बात है, जितना ही लेफ्ट में घुमाएगा उतना ही राइट में घुमा देगा, और दोनों क्या कर देंगे, इफेक्ट को 0 कर देंगे। इसलिए इसको इंटरनल कंपनसेशन भी बोलते हैं। मीजो कंपाउंड में पूछता है, एग्जाम में पूछा गया है कि मीजो कंपाउंड में क्या होता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है कि इंटरनल कंपनसेशन होता है, तो लिख लो क्या, इंटरनल, क्योंकि इंटरनली ही तो सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर होता है इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन, सॉरी इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन का मतलब वो मीजो कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हुए भी लाइट को ना इधर उधर रोटेट कर पाए, क्योंकि अगर इसका मान लो कि अगर इसने लेफ्ट में घुमाया तो इसका भाई राइट में घुमा देगा जो नीचे वाला है, ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0। अंदर ही तो हो रहा है,
विरोध हो जाता है अंदर ही, अगेंस्ट हो जाते हैं एक दूसरे के, क्योंकि दोनों क्या है, कायरल सेंटर है। अगर एक क्लॉकवाइज घुमाएगा तो एंटी घुमा देगा, अगर एंटी घुमाएगा तो क्लॉकवाइज घुमा देगा। दोनों एक दूसरे को इंटरनली डिलीट कर दे रहे हैं। अगर इंटरनली डिलीट कर रहे हैं इसलिए इसको नाम बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनल कंपनसेशन। समझ में आया? चलो, इसमें कोई दिक्कत भाई? चलो नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इसको लिख लीजिए सारे लोग। तो मीजो कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं बताइए? ऑप्टिकली क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, कंपनसेशन। एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर दो कायरल सेंटर हैं कितने आइसोमर्स बनते हैं? 3 बनते हैं। दो कायरल सेंटर के साथ अगर पीओएस है कितने आइसोमर बनेंगे? 3। को लिखिए सारे लोग, नेटवर्क इशू तो मैंने सही कर दिया। तो इसमें आपको बताना है कि कितने आइसोमर बनेंगे। समझ में आया? कितने आइसोमर बनेंगे इसके टोटल? बिल्कुल बताओ, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। मैं इस कंपाउंड को यहाँ लिख दूं साफ साफ, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। यस, बिल्कुल, COH। और यहाँ पे मैंने OH लिखा, यहाँ पे H, यहाँ पे मैंने OH लिखा, यहाँ पे H, और यहाँ पे मैंने OH लिखा, यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा? H। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ इधर। अब बताइए, यही चीज यहाँ पे है, दोनों चीज सेम ही है। बताइए कितने आइसोमर्स बनेंगे और क्या क्या होगा? 5। कितने आइसोमर बनेंगे बेटा? 5। 5 बता रहे हो? कितने कायरल सेंटर है बताओ? कितने कायरल सेंटर है बेटा? 3। इसमें अगर अगर इसमें देखा जाए तो इसमें एक COS है, एक OH है, एक H है, और इधर इतना बड़ा ग्रुप है, एक कायरल सेंटर। इसमें अगर देखा जाए तो एक OH है, एक H है, एक COH, HOH। तो इसको कायरल सेंटर आप काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। इसको सूडो कायरल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूडो कायरल सेंटर। अभी बता रहा हूँ मैं आगे क्या होता है। और यह तो कायरल सेंटर होता ही है। तो यहाँ पर ये सूडो कायरल सेंटर क्या होता है? जैसे मान लीजिए इधर का अगर D हो गया और इधर का L हो गया, तो आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? अगर दोनों का DD हुआ तब तो नहीं करेगा, लेकिन दोनों का DL हो गया तो कर लेगा कि नहीं करेगा? इसको हम लोग सूडो कायरल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूडो कायरल सेंटर। आ गया समझ में? तो ये सूडो कायरल सेंटर है, ये भी करेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। समझ में? इसको बोलते हैं क्या? सूडो कायरल सेंटर। कैसे किया? अगर मान लो ये डेक्स्ट्रो हो जाए और ये ली हो जाए, ऊपर वाला ली हो जाए, नीचे वाला डेक्स्ट्रो हो जाए। नहीं समझे? जैसे कि ए वाला पार्ट मान लीजिए डेक्स्ट्रो हो जाए और ए वाला पार्ट मान लीजिए ली हो जाए, मान लीजिए एल हो जाए और ये डी हो जाए, डिफरेंट हो जाएगा ना? तो आइसोमरिज्म शो कर लेगा। क्या दिक्कत है? सूडो की तरह काम करेगा, हमेशा नहीं करेगा। लेकिन कायरल सेंटर बना रहा है कि नहीं बना रहा है? और यहाँ से POS भी बना रहे हैं। अरे बोलो यार, क्या बना रहे हैं यहाँ से? POS भी बना रहा है, नहीं बना रहा है क्या? बना रहा ना? बोलो। तो POS भी बना रहा है, और क्या POS है कि नहीं है? POS है इसमें। समझे? तो फार्मूला कौन सा लगाओगे? 2 पे पावर n-1 प्लस 2 पे पावर n-1/2, ये वाला फार्मूला लगाओगे इस बार। इसमें कितने आंसर आएंगे? 2। n की वैल्यू 3-1 प्लस 2, 3-1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितने आ जाएंगे बताइए? 4 आएंगे। 4 प्लस यहाँ पर कितने आएंगे बेटा? 2। 4 2 कितने आते हैं? 6। इससे कितने आइसोमर बनेंगे? 6 आइसोमर। समझे? 3 कायरल सेंटर और बीच में POS के आइसोमर कितने बनते हैं? 6। जिसमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और कितने मीजो होंगे? 2 मीजो होंगे। इसमें कितने मीजो होंगे? 2। इसमें ये होंगे मीजो और ये क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव।
हाँ कहाँ पे जाएगा, क्यों पीओस आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे नहीं आएगा। तो इस तरह से आपका 6 बन गया। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ तो ध्यान से देखिए और कीजिए। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं, मिटा दूं। चलिए अब एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, उसको हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या था, फाइंड टोटल नंबर ऑफ, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ और ये एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इंटीजर का क्वेश्चन था और पिछले साल का ही है, जस्ट 2021 का एडवांस का। लिखिए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक ईथर ऑफ C4H10O। फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक ईथर ऑफ C4H10O। टोटल आइसोमर का मतलब समझ रहे हो, इसमें ऑप्टिकल भी आएगा और ज्योमेट्रिकल भी आएगा। C4H10O बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक बार नहीं तीसरी बार आया एग्जाम में। लोग कहते हैं रिपीट नहीं करता क्वेश्चन, करता है बिल्कुल, ये तीसरी बार आया क्वेश्चन। देखिए कैसे, मतलब डाटा बदल दिया था, एक बार C3 दिया था, एक बार C5 दिया था, एक बार C4 दे दिया उसने। ठीक है, तो उसमें जब C4 में C5 दिया था तो उसने बताया था 4 मेंबर से कम की रिंग नहीं लेनी है, हमें 3 मेंबर की रिंग, मतलब कंडीशन लगा दिया था। तो इसमें आपको क्या बताना है, टोटल आइसोमर्स बताने हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर हमको पता है कि C4H10O, इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब जैसे इसको कंपेयर करेंगे CnH2n+2 से, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है बेटा 4, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, C4H कितना होना चाहिए था 10, C4H10 H8 रहेगा फिर, हाँ यह 8 है बेटा, यहाँ H8 C4H8 रहेगा बेटा, यहाँ पर सॉरी C4H8 कीजिए सारे लोग, C4H8 था, 10 नहीं था। तो यहाँ पर क्या आएगा C4H10। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कितने का डिफरेंस है बताइए, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। अगर 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है इसका मतलब एक उसमें रिंग होगी, क्या होगी, एक रिंग। 2 हाइड्रोजन का DU होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर कितना बेटा 8, तो 10 होना चाहिए था लेकिन है ही यहाँ पर 8 है ही, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन कम है। 2 हाइड्रोजन कम होने का मतलब इसका DU कितना है, इसका DU जो होता है वो हाइड्रोजन डिफरेंस बाई 2 होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन डिफरेंस बाई 2। तो हाइड्रोजन डिफरेंस कितना है बेटा 2 का बटे 2, यानी DU इसका कितना है 1। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 1 आ गया, इसका मतलब इसमें एक ही क्या बनेंगे, रिंग बनेगा। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक की तरह पूछा है तो एक रिंग बन गया। देखिए इस तरह से 5 मेंबर एक रिंग बन गई। बना कि नहीं बना, देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, देखो बैलेंस हो गया। साइक्लिक इसने बोल ही दिया था तो साइक्लिक की तरह बना दो। इसको अगर नहीं भी आता है तो कोई भी दिक्कत नहीं, डायरेक्ट साइक्लिक बना दोगे तो भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसके बाद 5 मेंबर रिंग बना लिया तो 4 मेंबर रिंग बनाएंगे। कितने मेंबर, 4 मेंबर। तो 4 मेंबर रिंग हमने बनाया, तो 4 मेंबर रिंग बनाया तो ईथर होना चाहिए इसमें एक, मान लीजिए CH3 हमने यहाँ लगा दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस CH3 को उखाड़ के यहाँ लगा देंगे, इस तरह से इस CH3 को हमने यहाँ पे लगा दिया, तो इतने आइसोमर बन गए। कितने बन गए, 4 मेंबर। अब कहोगे इसको यहाँ लगाओ तो ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा ना, तो यहाँ पर अब 3 मेंबर वाला बनाना शुरू किया हम लोगों ने, तो 3 मेंबर वाला हम लोग इस तरह से बना लिए। 2 कार्बन हो गए और 2 कार्बन और है, इस तरह से हमने कर लिया, कर सकते हैं। और एक कार्बन इस तरह से बनेगा बेटा, यहाँ पे एक मिथाइल है यहाँ पे, और एक ऑक्सीजन इधर रहेगा, और इसको मैं इधर नीचे बनाता हूँ, इधर जगह है क्या, इधर मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा मिटा मिटा के, फटाफट बन जाएगा अभी, क्योंकि समझाना है कुछ मुझे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि एक मान लीजिए ऐसा बन गया और यहाँ पर एक कैसा बनाया था हमने अभी, यहाँ पर एक हमने ऐसा बना लिया था, मतलब ऐसा, और एक हम ऐसा बना सकते हैं, कैसा, दोनों मिथाइल एक ही पे लगे हों। यही इसमें पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। अब ट्राई करके देख सको,
क्योंकि 5 मेंबर में एक ही पॉसिबिलिटी थी, 4 मेंबर में 2 पॉसिबिलिटी थी, और 3 मेंबर में सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी और चौथी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो इसमें कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6। अब देखेंगे कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव और कौन सा नहीं। तो क्या यहाँ पे कायरल सेंटर है? बताइए कहाँ कहाँ कायरल सेंटर है? यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं, यहाँ पे कायरल सेंटर है। बताइए क्या कायरल सेंटर है यहाँ पे? कैसे कैसे? क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे तो एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन इधर है, यहाँ पर एक कायरल सेंटर है। यहाँ पे कायरल सेंटर है नहीं। कैसे? यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक CH2 इधर, एक CH2 इधर है, फिर इधर जाओगे तो ऑक्सीजन, इधर जाओगे तो ऑक्सीजन। यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं। यहाँ पे देखिए क्या कायरल सेंटर है, तो एक C2H5 है, एक हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर CH2 है, तो यहाँ भी कायरल सेंटर है ना। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या यहाँ पे कायरल सेंटर है? यस, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, एक CH3, एक हाइड्रोजन, इधर, यानी एक कायरल सेंटर यहाँ और एक कायरल सेंटर कहाँ है? यहाँ पे कायरल सेंटर है नहीं। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका एक आइसोमर है, अकेले है, और इसका डी और एल बनेगा ना, 2 बनेंगे। कितने बनेंगे? डी और एल, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और इसके भी एक ही है, और इसके भी 2 बनेंगे, डी और एल। इसके कितने बनेंगे? अगर 2 बीच में क्या सिमेट्रिकल है बेटा? हमने अभी बताया था अगर कहीं भी 2, बताइए क्या हो, स्टीरियोजेनिक सेंटर हो, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर और बीच में पीओएस आ रहा हो, कितने आइसोमर बनते हैं? 3। समझे? तो यहाँ पर 3 बनेंगे, और यहाँ पर कितने बनेंगे? 1। 1 तो खुद ही है ना ये, तो कितने हो जाएंगे? 1 + 2 3 + 1 4 2 6 3 9 9 1 10। कितने आइसोमर बनेंगे इसके? 10 आइसोमर बनेंगे। टोटल इसके कितने आइसोमर बन गए? 10। जोड़ देखो सही है ना, जोड़ 4 2 6 6 4 10, हाँ 10 आइसोमर इसके बनेंगे। कितने बनेंगे? 10 आइसोमर। इस टोटल ऑप्टिकल और स्टीरियो दोनों मिला के। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कभी भी वो काउंट नहीं होता। क्या? ऑप्टिकल। तो इसमें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चरल कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 बनेंगे, और स्टीरियो कितने बनेंगे? 4, क्योंकि टोटल तो 10 है। टोटल आइसोमर बराबर क्या होता है बताइए? तो यहाँ पर टोटल आइसोमर, इसको लिखो पास, टोटल आइसोमर। टोटल आइसोमर कितना है? 10 है। टोटल आइसोमर बराबर क्या होगा? स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो। स्ट्रक्चरल प्लस क्या होता है? स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल कितने हैं बेटा? स्ट्रक्चरल इसमें कितने हैं? स्ट्रक्चरल इसमें 6 हैं, और स्टीरियो कितने हैं? 4 हैं। टोटल कितने बेटा? 10। यही तो 10 के बराबर है टोटल, है ना। चलो बनाओ। ये आसान ही है, बहुत टफ नहीं है। C4H8O था। तो इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन टफ लग रहा होगा क्योंकि पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन ये टफ नहीं है। अगर इसको देखोगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हो जाए तो बताओ। इसको नोट करो, मैं आता हूँ 1 मिनट में।
अब इसके बाद दूसरा है, चल नहीं रहेगा जी एसी, चल तो रहा है। चलो दूसरा देखें हम लोग। चलिए अब इसके बाद दूसरा है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना पड़ेगा। रिवीजन है, इतना बहुत है, इतने की ही जरूरत हमें पड़ती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। तो हेडिंग डालिए आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, लिखेंगे आर एस कॉन्फ़िगरेशन। सर ये आर आइसोमेरिज्म एंड का एस, पार्ट है ना? हाँ आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है ना बेटा, आर एस कॉन्फ़िगरेशन। आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का तो यूज सारा SN1 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में, E1 E2 बहुत ज्यादा यूज है इसका। आर कैपिटल आर एंड कैपिटल एस, आर एस कॉन्फ़िगरेशन, आर एस कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग लिखेंगे आर एस कॉन्फ़िगरेशन। क्या क्या होता है मैं बता रहा हूँ। आर एस कॉन्फ़िगरेशन, आर एस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है देखो, आर एस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसको देखो। आर एस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसको देखो। देखो आर मतलब होता है रेक्टस, रेक्टस 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 को हम आर से लिखते हैं, रेक्टस को किससे लिखते हैं, आर से। और सिनिस्टर होता है, सिनिस्टर को किससे लिखते हैं, एस। समझ में आएगा। सिनिस्टर मतलब होता है डिक्टेटर टाइप का आदमी जो किसी की बात को ना माने, इसलिए हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्या होता है, क्लॉकवाइज। यानी जो भी क्लॉक, जो भी क्या कर दे बताओ, जो भी जो क्या करे, सोल्यूशन को क्लॉकवाइज घुमा दे वो आर हो जाएगा, जो सोल्यूशन को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे वो यस हो जाएगा। आ गया समझ में। चलो एक क्लॉकवाइज और क्या हो जाता बताइए, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे कैसे होगा उसको देखो ध्यान से। चलो जैसे सपोज करो ये कैसे कैसे इसको लिखते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कैसे कैसे निकालते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब आर होता है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एस। तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहले आर एस कॉन्फ़िगरेशन का कुछ रूल होता है। सबसे पहला रूल क्या होता है, अच्छा क्लॉकवाइज आर और एंटी क्लॉकवाइज एस, ये कब होगा, जब क्या हो बताइए क्या हो। ये क्लॉकवाइज का मतलब आर होता है और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एस होता है, तो बिल्कुल सही है। अच्छा ये रूल्स कब लगाएंगे, सबसे पहला रूल कैसे कैसे लगता है, उसका यूज कैसे होगा उसको देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इफ, सबसे पहला केस फर्स्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में इफ मिनिमम प्रायोरिटी ग्रुप लिखो, इफ मिनिमम, देखो इफ मिनिमम, देखो इफ मिनिमम प्रायोरिटी ग्रुप, इफ मिनिमम प्रायोरिटी ग्रुप, इफ मिनिमम प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट इन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन जैसे वर्टिकल लाइन है ना ये वाला, इस पे कहीं भी प्रेजेंट हो, यानी चाहे मिनिमम यहाँ पे हो या माइन, चाहे मिनिमम कहाँ हो यहाँ पे। ये कौन सा लाइन है बताइए, वर्टिकल लाइन। कौन सा लाइन है, वर्टिकल लाइन। तो मिनिमम ग्रुप कहाँ होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे। अगर मिनिमम ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है तब तो अच्छी बात है। तब क्लॉक अगर लिखो ना केस वन, इफ मिनिमम ग्रुप है ना, इफ मिनिमम ग्रुप किससे हो बताइए क्या, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। अगर मिनिमम ग्रुप कहाँ हो बताइए, वर्टिकल लाइन पे हो। इफ मिनिमम ग्रुप प्रेजेंट इन वर्टिकल लाइन है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो होता है वो आर होगा
और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? यस होगा। कहोगे इसमें कौन सी नई बात है, ये तो आपने बताया ही था, बिल्कुल बताया था, तो हम कब कह रहे नहीं बताया था। इसको लिखो, अभी केस 2 लिखो, केस 2 में लिखो, लिखेंगे इफ मिनिमम ग्रुप, लिखेंगे इफ मिनिमम ग्रुप नॉट प्रेजेंट, इफ मिनिमम ग्रुप नॉट प्रेजेंट, चलो तो लिखेंगे इफ मिनिमम ग्रुप, है ना। और इफ, इसमें क्या लिखा आपने, इफ मिनिमम ग्रुप प्रेजेंट इन वर्टिकल लाइन, तो क्या किया हमने, क्लॉकवाइज को आर बोल दिया, एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोल दिया, एस बोल दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे इफ मिनिमम ग्रुप, इफ मिनिमम ग्रुप प्रेजेंट इन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल का मतलब इस तरह, सॉरी हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। इफ मिनिमम ग्रुप प्रेजेंट इन, यहाँ पे मिनिमम मिनिमम लिख लेना, इफ मिनिमम ग्रुप प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ मिनिमम ग्रुप प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, है ना। इनवर्ट कॉन्फिगर, सॉरी इफ मिनिमम ग्रुप प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे लिखेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज पहले आर ही लिखो तुम, क्लॉकवाइज आर, और एंटी क्लॉकवाइज क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका आंसर क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो यानी एस को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, आर को एस में चेंज कर देंगे, और एस को किस में चेंज कर देंगे, आर में। अभी इसका एप्लीकेशन जब पढ़ाएंगे तभी समझ में आएगा, अभी थ्योरी में थोड़ा कम समझ में आएगा। तो बिल्कुल आप क्लॉकवाइज तो आर ही रखेंगे, लेकिन जो आंसर आएगा उसको अपोजिट कर देंगे। आप क्लॉकवाइज को एस नहीं कभी रखेंगे, हमेशा क्लॉकवाइज आर ही होता है, जो आंसर आएगा उसको उल्टा कर देना है। कब सर करना ये है, ऐसा जब नहीं समझ रहा। ये नहीं समझ में आ रहा है अभी, तो मतलब अभी जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या बोल रहे हो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, अभी थोड़ा सा 1 मिनट रुको, क्वेश्चन करा रहे हैं फिर समझ में आएगा। 1 मिनट थोड़ा पेशेंस रखो, रूल है ना ये। चलिए अब इसको मिटाता हूँ मैं, अब इसी एप्लीकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, देखिए कैसे कैसे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी सब समझ में आएगा। एक पहले ही क्वेश्चन में सब समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे, जैसे सपोज कीजिए ये अपना ग्रुप है, और यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास COH है, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास CH3 है, यहाँ पे मान लीजिए क्लोरीन है, और यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ब्रोमीन है, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन मान लो, हाइड्रोजन आसान रहेगा। चलो अब नंबरिंग हम लोग करना शुरू करते हैं। नंबरिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ CIP सिस्टम। तो इसमें 1 नंबर इसको देंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, सेकंड नंबर किसको देंगे क्योंकि इसका सेकंड लास्ट एटॉमिक नंबर है, थर्ड नंबर किसको देंगे, इसको देंगे, और फोर्थ नंबर किसको देंगे, इसको देंगे। अब एक चीज बताओ, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ को इग्नोर कर देंगे क्योंकि मिनिमम नंबर कहाँ है, वर्टिकल लाइन पे। तो अच्छी बात है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। अगर इग्नोर कर देंगे, अब 1 2 3 घूमेंगे हम लोग, तो 1 2 3 ऐसे घूमेंगे। देखो कैसे, एक हम लोग यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, इसको मैं दूंगा 1 नंबर, इसको मैं दूंगा 2 नंबर, और इसको दूंगा मैं 3 नंबर, ऐसे इस तरह से बनाया हमने। अब हम लोग 1 2 3 हमेशा मूव करते हैं, तो ये पहले 1 पे, फिर किस पर, 2 पे, फिर किस पर, 3 पे। अब बच्चे क्या करते हैं, सर 3 नजदीक है, पहले 3 से हो जाओ, नहीं 1 2 3 घूमना है। तो 1 2 3 घूम रहे हो, तो कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, एक क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है, इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, आर। क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन इसका, आर होगा। अगर ये वर्टिकल लाइन यहाँ होता, मिनिमम ग्रुप यहाँ होता, तो इसको चेंज करते हैं, लेकिन ये फोर्थ ग्रुप कहाँ है, वर्टिकल लाइन पे, इसलिए हम लोग चेंज नहीं करेंगे। यानी हम लोग रूल लिखेंगे, हम लोग 1 2 3 मूव करते हैं, क्या करते हैं, 1 2 3 मूव करते हैं। और क्लॉकवाइज अगर आता है, क्या कहा बताइए, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आता है तो क्या बोलते हैं, आर। और एंटी क्लॉकवाइज आता तो क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज आता तो क्या बोलते हैं बताइए, एस बोलते हैं। बस यही चीज तो मैं वहां लिखवाया हूँ। लेकिन मूव कहाँ कहाँ करना है, 1 2 3 मूव कहाँ करना है बताइए, 1 2 3 मूव करना है कहाँ बताइए, 1 2 3 मूव सर हमेशा आप करना है कहाँ। हाँ बोलो। सर आपने नंबरिंग कैसे करी है? नंबरिंग किया बेटा CIP सिस्टम से, कल तो पढ़ाया था ना मैंने, कौन इनवॉल्व ट्री लॉन्ग का नंबर। यस सर।
CIP रूल से, नंबरिंग होता है CIP रूल से। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसको 1 नंबर दिया जाता है, फिर जब उससे कम जो होता है उसको 2 नंबर, फिर जो उससे कम होता है उसको 3 नंबर, फिर जो सबसे कम होता है उसको 4 नंबर दिया जाता है। आया समझ में? CIP नंबरिंग स्कीम। तो अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बहुत आसान है भी। सबसे पहले आसान आसान क्वेश्चन देंगे। CIP नंबर आपको देखना होगा तो zoom.com पे जाना और zoom.com खोलना, उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड मांग लेना शुभम सर से या पांडे सर से फोन करके, उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड डालना, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर में जाना, लेफ्ट साइड में एक आइकन बना है और उसमें मिल जाएगा, कल का या परसों का देख लेना, उसमें हो जाएगा। समझ में आया? वो नहीं काम कर रहा है। नहीं काम कर रहा है? नो सर। हमसे मांगना, हम दे देंगे, लेकिन किसी देना है सिर्फ। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर क्या है बेटा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करेंगे, हमसे मांगना, हम तुमको दे देंगे, जो पढ़ाया हमने हमारे पास रिकॉर्ड हम दे देंगे बेटा। चलो, अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने COH किया, बोलो किया। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, CH3, और यहाँ पर CH3 नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लीजिए, और यहाँ पर हमने क्या किया, Br किया, और यहाँ पर क्या किया हमने, F किया। क्या किया? F। चलिए, अब इसमें आपको बताना है, आपको RS कॉन्फ़िगरेशन बताना है। देखिए कैसे कैसे होता है RS कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। अभी तो 10-15 प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान मत रहो, बहुत तेज भूलता भी है। इसको VCR से याद भी करते हैं बच्चे, VCR। पहले जमाने में VCR आता था, CD आता था, उसके बाद अब तो चिप आ गया। V मतलब वर्टिकल, C मतलब क्लॉकवाइज, R। समझ में आ रही बात? वर्टिकल, क्लॉकवाइज, R। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे वर्टिकल पर मिनिमम ग्रुप होना चाहिए, मतलब वर्टिकल पे मिनिमम ग्रुप होगा तभी ये रूल लगेगा। अगर वर्टिकल पे मिनिमम ग्रुप नहीं है तो इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर वर्टिकल पे मिनिमम ग्रुप नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर अब इसको नंबर 1 करेंगे बेटा, VCR लिख लो यहाँ पर, VCR वर्टिकल क्लॉकवाइज R, वर्टिकल क्लॉकवाइज R। लेकिन V का मतलब क्या है, मिनिमम ग्रुप कहाँ होना चाहिए बताइए, वर्टिकल पोजीशन। अब बच्चे समझते हैं मिनिमम का मतलब 1 नंबर, नहीं भाई, मिनिमम का मतलब जो सबसे हल्का हो, सबसे छोटा हो। चलिए, तो यहाँ पर 1 नंबर हमने इस Br को दिया क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। उसके बाद फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 2, क्योंकि यहाँ से कार्बन डायरेक्ट अटैच है, ऑक्सीजन नहीं अटैच है, तो यहाँ पर इसको 3 नंबर दिया और इसको क्या दिया, 4। तो एक चीज बताओ, क्या जो 4 नंबर हमने दिया है वो वर्टिकल पर है, हॉरिजॉन्टल पे है? तो वर्टिकल पे, वर्टिकल पे है तो अच्छी बात है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे बेटा, अब इसको हम यहाँ इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से फिगर बनाएंगे। यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, और हमको पता फोर्थ को इग्नोर कर देते हैं। फोर्थ को क्या कर देते हैं, इग्नोर। और कैसे मूव करते हैं, 1 2 3। इसको मिटा दे रहे हैं और कैसे मूव करेंगे, 1 2 3। तो ऐसे मूव करोगे कैसे बताओ भाई, नीचे से कि ऊपर से, ऑनलाइन में बताओ नीचे से। कैसे मूव करें, नीचे से करेंगे, क्योंकि हमें 1 2 3 मूव करना रहता है। ऐसे मूव करेंगे, 1 से 2 जाएंगे, फिर 2 से 3। तब एक चीज बताओ कि इसमें कौन सा है, ये कौन सा, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? ये बेटा क्लॉकवाइज है। क्या बताइए, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो क्या है, आर है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइए, आर होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका आर। आ गया समझ में? इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका आर। चलिए, आज इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवाइज करेंगे। जिन बच्चों का CIP सिस्टम छूट गया था मुझसे संपर्क करेंगे, मैं दे दूंगा बेटा, आज मैं दे दूंगा, मुझसे संपर्क करेंगे शाम में, मैं आपको लेक्चर दे दूंगा। कोई यूजर आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं ड्राइव में या किसी तरह से भेज दूंगा। मेल यूज करते हैं सारे बच्चे, मेल पे भेज दूंगा मैं। ठीक है, सर जिनको CIP, हाँ बोलो। सर इसमें हाइड्रोजन है इसलिए इग्नोर किया 4th नंबर पे, या फिर कुछ भी रहा तो 4th नंबर का इग्नोर ही करना? 4th नंबर पे जो मिनिमम होगा, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे बेटा कोई भी हो, उसको हमेशा इग्नोर ही करते हैं। 4th नंबर का ऑलवेज इग्नोर ही करेंगे, चाहे कोई भी हो। ओके सर। चलो।